कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की सत्याग्रह। हिज एक्सेलेंसी वाइसराय बनारस आ रहे थे। सरकारी कर्मचारी छोटे से बड़े तक उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। इधर कांग्रेस ने शहर में हड़ताल मनाने की सूचना दे दी थी। इससे कर्मचारियों में बड़ी हलचल थी। एक और सड़कों पर झंडियां लगाई जा रही थीं, सफाई हो रही थी, पांडाल बन रहा था। दूसरी ओर फौज और पुलिस के सिपाही संगीने चढ़ाए शहर की गलियों में और सड़कों पर कवायद करते फिरते थे। कर्मचारियों की सिरतोड़ कोशिश थी कि हड़ताल ना होने पाए, मगर कांग्रेसियों की धुन थी कि हड़ताल हो और जरूर हो। अगर कर्मचारियों को पशु बल का जोर है तो हमें नैतिक बल का भरोसा। इस बार दोनों की परीक्षा हो जाए कि मैदान किसके हाथ रहता है। घोड़े पर सवार मजिस्ट्रेट सुबह से शाम तक दुकानदारों को धमकियां देता फिरता था कि एक एक को जेल भिजवा दूंगा, बाजार लुटवा दूंगा, ये करूंगा और वो करूंगा। दुकानदार हाथ बांध कर कहते, हुजूर बादशाह हैं, विधाता हैं, जो चाहें कर सकते हैं, पर हम क्या करें। कांग्रेस वाले हमें जीता ना छोड़ेंगे, हमारी दुकानों पर धरना देंगे, हमारे ऊपर बाल बढ़ाएंगे, कुएं में गिरेंगे, उपवास करेंगे। कौन जाने दो चार प्राण ही दे दें तो हमारे मुंह पर सदैव के लिए काली पुत जाएगी। हुजूर उन्हीं कांग्रेस वालों को समझाएं तो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करें। हड़ताल ना करने से हमारी कुछ हानि थोड़े ही होगी। देश के बड़े बड़े आदमी आएंगे, हमारी दुकानें खुली रहेंगी तो एक के दो लेंगे, महंगे सौदे बेचेंगे। पर करें क्या, इन शैतानों से कोई बस नहीं चलता। राय हरनंदन साहब, राजा लालचंद्र और खां बहादुर मौलवी महमूद अली तो कर्मचारियों से भी ज्यादा बेचैन थे। मजिस्ट्रेट के साथ और अकेले भी बड़ी कोशिश करते थे। अपने मकान पर बुलाकर दुकानदारों को समझाते, अन्य विनय करते, आंखें दिखाते, इक्के बग्घी वालों को धमकाते, मजदूरों की खुशामद करते। पर कांग्रेस के मुट्ठी भर आदमियों का कुछ ऐसा आतंक छाया हुआ था कि कोई इनकी सुनता ही ना था। यहाँ तक कि पड़ोस की कुजड़न ने भी निर्भय होकर कह दिया, हजूर चाहे मार डालो पर दुकान ना खुलेगी, नाक ना कटवाऊंगी। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं पांडाल बनाने वाले मजदूर, बढ़ई, लोहार वगैरह काम ना छोड़ दें, नहीं तो अनर्थ ही हो जाएगा। राय साहब ने कहा, हुजूर दूसरे शहरों से दुकानदार बुलवाएं और एक बाजार अलग खोलें। खां साहब ने फरमाया, वक्त इतना कम रह गया है कि दूसरा बाजार तैयार नहीं हो सकता। हजूर कांग्रेस वालों को गिरफ्तार कर लें या उनकी जायदाद जब्त कर लें, फिर देखिए कैसे काबू में नहीं आते। राजा साहब बोले, पकड़ धकड़ से तो लोग झल्लाएंगे कांग्रेस से। हुजूर कहें कि तुम हड़ताल बंद कर दो तो सबको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, उसमें अधिकांश बेकार लोग भरे पड़े हैं, ये प्रलोभन पाते ही फूल उठेंगे। मगर मजिस्ट्रेट को कोई राय ना जची। यहाँ तक कि वाइसराय के आने में 3 दिन और रह गए। आखिर राजा साहब को एक युक्ति सूझी, क्यों ना हम लोग भी नैतिक बल का प्रयोग करें। आखिर कांग्रेस वाले धर्म और नीति के नाम पर ही तो ये तुम्हार बांधते हैं, हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण करें, शेर को उसकी माद में पछाड़ें। कोई ऐसा आदमी पैदा करना चाहिए जो व्रत करे कि दुकान ना खुली तो मैं प्राण दे दूंगा। ये जरूरी है कि वो ब्राह्मण हो और ऐसा जिसको शहर के लोग मानते हों, आदर करते हों। अन्य सहयोगियों के मन में भी ये बात बैठ गई। उछल पड़े। राय साहब ने कहा,
बस अब पड़ाव मान लिया। अच्छा, ऐसा कौन पंडित है? पंडित गदाधर शर्मा। राजा जी बोले, जी नहीं, उसे कौन मानता है, खाली समाचार पत्रों में लिखा करता है, शहर के लोग उसे क्या जाने। राय साहब बोले, दमड़ी ओझा तो है इस ढंग का। राजा साहब बोले, जी नहीं, कॉलेज के विद्यार्थियों के सिवा उसे और कौन जानता है। राय साहब बोले, पंडित मोटेराम शास्त्री। राजा, बस आपने खूब सोचा, बेशक वो है इस ढंग का, उसी को बुलाना चाहिए। विद्वान है, धर्म कर्म में रहता है, चतुर भी है, वो अगर हाथ में आ जाए तो फिर बाजी हमारी है। राय साहब ने तुरंत पंडित मोटेराम के घर संदेशा भेजा। उस समय शास्त्री जी पूजा पर थे। ये पैगाम सुनते ही जल्दी से पूजा समाप्त की और चले। राजा साहब ने बुलाया है, धन्यवाद। धर्म पत्नी से बोले, आज चंद्रमा कुछ बली मालूम होते हैं, कपड़े लाओ देखूं क्यों बुलवाया है। स्त्री ने कहा, भोजन तैयार है, करते जाओ, ना जाने कब लौटने का अवसर मिले। किंतु शास्त्री जी ने आदमी को इतनी देर खड़ा करना उचित ना समझा। जाड़े के दिन थे। हरी बनात की अचकन पहनी, जिस पर लाल संजाफ लगी हुई थी, गले में एक जरी दुपट्टा डाला, फिर सिर पर बनारसी साफा बांधा, लाल चौड़े किनारे की रेशमी धोती पहनी और खड़ाओं पर चले। उनके मुख से ब्रह्म तेज टपकता था। दूरी से मालूम होता था कि कोई महात्मा आ रहे हैं। रास्ते में जो मिलता सिर झुकाता। कितने ही दुकानदारों ने खड़े होकर पैलगी की। आज काशी का नाम इन्हीं की बदौलत चल रहा है, नहीं तो और कौन रह गया है। कितना नम्र स्वभाव है, बालकों से हंसकर बातें करते हैं। इस ठाट से पंडित जी राजा साहब के मकान पर पहुंचे। तीनों मित्रों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। खां बहादुर बोले, कहिए पंडित जी, मिजाज तो अच्छे हैं, वल्लाह आप नुमाइश में रखने के काबिल आदमी हैं। आपका ओजन तो 10 मन से कम ना होगा। राय साहब बोले, 1 मन इलम के लिए 10 मन अकल के लिए चाहिए, उसी कायदे से 1 मन अकल के लिए 10 मन का जिस्म जरूरी है, नहीं तो उसका बोझा कौन उठाए। राजा साहब बोले, आप लोग इसका मतलब नहीं समझ सकते। बुद्धि एक प्रकार का नजला है, जब दिमाग में नहीं समाती तो जिस्म में आ जाती है। खां साहब, मैंने तो बुजुर्गों की जबानी सुना है कि मोटे आदमी अकल के दुश्मन होते हैं। राय साहब बोले, आपका हिसाब कमजोर था, वरना आपकी समझ में इतनी बात जरूर आ जाती कि जब अकल और जिस्म में 1 और 10 की निस्बत है तो जितना ही मोटा आदमी होगा उतना ही उसकी अकल का ओजन भी ज्यादा होगा। राजा साहब बोले, इससे ये साबित हुआ कि जितना ही मोटा आदमी उतनी ही मोटी उसकी अकल। मोटेराम बोले, जब मोटी अकल की बदौलत राज दरबार में पूंछ होती है तो मुझे पतली अकल लेकर क्या करना है। हास परिहास के बाद राजा साहब ने वर्तमान समस्या पंडित जी के सामने उपस्थित की। सादर नमस्ते।